हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री सॉल्व पेपर में आज हम चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। 1990 से 220 तक के ये पेपर है। 30 साल का ये पेपर है और 30 साल के पुराने पेपर हैं। अभी हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का इतिहास और कला संस्कृति। 30 सालों के हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद हम भूगोल को निकालेंगे। तो चौथा भाग 3 भाग देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो वहाँ पे आपको पुराने भाग मिल जाएंगे। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं और आपने हमारी रामबाण टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप ये ले सकते हैं। 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। घर बैठकर भी आप इनको प्रश्न को लगा सकते हैं। यूनिट वाइज 50 टेस्ट इसमें कवर किए गए हैं। साथ में करंट अफेयर्स भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लंदन में हुए थे। द्वितीय सम्मेलन में किसने भाग? द्वितीय सम्मेलन महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय ने लिया था। और महात्मा गांधी एकमात्र ऐसा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में वर्ष 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। इस सम्मेलन में लगभग 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह नेता कौन था ये हम 2017 का पढ़ रहे हैं। इनमें से वह नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? बीपी वालिया, लाला लाजपत राय, एनएम लोखंडे या एनजी रंगा? तो एनएम लोखंडे ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। कौन थे? एनएम लोखंडे। एनएम लोखंडे ने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। नारायण मेधाजी, और एनएम लोखंडे का पूरा नाम है नारायण मेधाजी। क्या है? नारायण मेधाजी भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रथम नेता थे। नारायण मेधाजी लोखंडे महात्मा ज्योतिराव फूले के प्रमुख सहयोगी थे। लोखंडे के कारण भारतीय मजदूरों को निम्न अधिकार मिले थे। कौन कौन से श्रमिकों को वेतन 15 तारीख तक ही मिल ही जाना, दोपहर में आधा घंटे का आराम मिलना, सप्ताह में 1 दिन अवकाश मिलना। तो ये लोखंडे जी का ही ये विचार था और उन्होंने ही मजदूरों को ये अधिकार दिलवाए थे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई थी, करजन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम जनगणना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। प्रथम जनगणना योग के समय हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को लॉर्ड एलिगन द्वितीय के काल में हुई थी। किसके काल? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके समय हुई थी? ये भी टॉपिक लाइन आप याद रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम जो थे ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रमुख विद्वानों के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिस कारण इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम को कालिदास ने लिखा है, कुमार संभवम को कालिदास ने लिखा है, ऋतु संहारम को कालिदास ने लिखा है। उत्तर रामचरित जो है भवभूति की रचना है। किसकी है? भवभूति की है। और जो उत्तर रामचरित है वो एक संस्कृत में लिखा गया नाटक है। उत्तर रामचरित क्या है? एक संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है। और इस नाटक में कुल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं।
इनमें भगवान श्री राम के उत्तर जीवन की कथा है। किसकी है? श्री राम के उत्तर जीवन की कथा है। मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था अबुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष हैं। ये वर्ष 1923 में बने थे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1923-24 तथा 1940-46 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी के बाद वे भारतीय राज्य रामपुर जिले से सांसद भी चुने गए थे और भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे। आनंद मोहन बोस 1898 में मद्रास अधिवेशन के, भूपेन्द्र नाथ बोस मद्रास अधिवेशन के तथा जवाहरलाल नेहरू 1920, 30, 36, 37, 51, 53, 1954 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी में इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? किसने आइन उल मुल्क मुल्तानी ने? तो किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? इल्तुतमिश। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इल्तुतमिश के अधीन कोई सेवा नहीं की थी। आइन उल मुल्क ने इल्तुतमिश के अधीन कभी सेवा नहीं की। इसने दिल्ली सल्तनत के खिलजी, तुगलक शासकों के अधीन सेवा प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय वह मालवा और देवगिरी का गवर्नर था। जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार ये खुसरो की तरह तलवार और कलम दोनों के द्वारा संयम पूर्वक कार्य करता था। ध्यान रखिएगा, आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क ने खिलजी, तुगलक के समय से का जो सेवा की थी, लेकिन इल्तुतमिश के समय सेवा नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो तुगलक तुगलक वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तुगलक ने। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो उपेंद्र भी थे, मुंज भी थे, उदयादित्य भी थे। जो गांगे देव थे वो परमार वंश के शासक नहीं थे, वे कलचुरी वंश के शासक थे। 1015 ईस्वी में लगभग कलचुरी चेदी राज के सिंहासन पर बैठा था। गांगे देव ने परमार राजा भोज और चोल राजा चालुक्य से राजेंद्र से मिलकर चालुक्य राजा जयसिंह पर आक्रमण किया था। बाद में राजा भोज ने गांगे देव को पराजित किया था, लेकिन गांगे देव ने चंदेलों पर विजय प्राप्त की। 9वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के किनारे परमार वंश का आरंभ हुआ। इस वंश के प्रारंभिक शासक थे उपेंद्र वीर सिंह द्वितीय। परमार वंश में 8 राजा हुए, जिसमें 7 बाघ के पति मुंज और 8वां मुंज का भतीजा भोज था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भलीभांति समझने के लिए इस ब्राह्मवेद की रचना की गई। अगर हम अलग अलग ब्राह्मण वो देखें तो ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी, सखैन ब्राह्मण, सामवेद में पंचवेशी या तांड्य ब्राह्मण, षड्वेश ब्राह्मण तथा जैनिनीय ब्राह्मण, यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण आता है। अगला है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो 1194, देखिए 1191 और 92 जो था पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और 1194 के युद्ध हुआ था वो चंदावर के युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। 1194 में चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 1191-92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और उन्होंने पुनः भारत पर आक्रमण किया था चंदावर युद्ध में जयचंद से लड़ने के लिए। कन्नौज और इटावा के मध्य स्थित ये था। अगला क्वेश्चन है, धंगदेव जो थे वो किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल। धंगदेव किसवा का शासक था? जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। और चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध तथा शक्तिशाली राजा हुआ और इसने 50 वर्ष 950 से 1000 ईस्वी तक राज किया। उसके लंबे शासनकाल में खजुराहो के 2 प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ तथा पार्श्वनाथ बने। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक ने खुसरो शाह को पराजित करके
और 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया। इसे गाजी बेग तुगलक तथा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने जाता है। गाजी मलिक की मृत्यु 1325 में हुई थी। अगला है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। खिलजी वंश का जलालुद्दीन, सैयद वंश का खिज्र खां और लोदी वंश का बहलोल लोदी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में भी इनकी बहुत संभावना है। आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स और प्रीलिम्स के टेस्ट भी ले सकते हैं। प्रीलिम के टेस्ट और नोट्स साथ में मंगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ये मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।